हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 19 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है समीकरण, वह दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस के, और इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो दिया है वो दिया है 1। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुपद में मूलों का जो कितना होता है, शून्यकों का जो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणक। क्या सोचेगा माइनस बी कि माइनस और एक्स का गुणक कितना है, माइनस का 5 है, और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणक यानी कि 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में 5, और यहाँ से दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर में दिया है 1। यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा बराबर में 5 और 1 6। जैसे अल्फा बराबर में आ जाएगा 3, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का जो है 5, जिसमें कि अल्फा है 3, तो बीटा हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल, कि मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू का बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू का बीटा बराबर में होता है अचर पद का गुणक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ से के बटा में एक्स स्क्वायर गुणा यानी कि 1। तो अल्फा गुने बीटा यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 बराबर में आ जाएगा के। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण के लिए पी का अनुपस्थित मान ज्ञात करें जिसका माध्य 12.58 है। यहाँ से दिया है एक्स जो दिया है वो दिया है 5, फिर 8, उसके बाद 10 दिया है, उसके बाद 12 दिया है, फिर पी दिया है 20, और उसके बाद 25 दिया है। और यहाँ से एफ कितना दिया है, एफ जो दिया है वो दिया है 2, 5, 8, 22, 7, 4 और 2 दिया है। और इसका माध्य जो दिया है, माध्य वो दिया है 12.58। हम लोग माध्य बराबर में जानते हैं इन दोनों का गुणनफल होता है और बाटा में इस एफ के योग होता है। क्या हो जाएगा एफ एक्स का गुणनफलों का योग, और बाटा भी ये हो जाएगा एफ का योग। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 12.58। यहाँ से गुणनफल करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 8 5 40, और ये 10 8 80, और ये 12 24 के 4 हासिल 2, 12 24 और 2 26 264, और ये हो जाएगा 7p, और ये हो जाएगा 20 चौक के 80, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, गुणनफलों का जोड़ करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस का 40 प्लस का 80 प्लस का 264 प्लस का 7p और प्लस का 80, और ये हो जाएगा 50, और बटे में हो जाएगा एफ का योग, यानी कि 5 2 7 8 15 15 और 22, ये हो जाएगा 37 37 7 44 44 4 48 48 2 50, के बट्टे में 50, और इसका जो मान दिया वो दिया 12.58। ठीक है, ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, और यहाँ से जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये 8 5 13 13 और 6 19 19 और 8 27 27 से 4 31 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 3 और 2 5, इनकी 524 प्लस के हो जाएगा 7p बराबर में ये गुना होगा, इनके 0 और ये 0, 5 25 4 29 का 9 हासिल 2 5 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 6, इनके 629 यहाँ से आ जाएगा। जैसे 7p बराबर हम लिख सकते हैं 629, और ये जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 524, इनके यहाँ से आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि यहाँ से पी का मान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 105, और बट्टे में 7, ये दोस्तों कट जाएगा 7 कम 7 3, यानी कि 15 7 105, तो पी का मान आ गया 15। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बस 20 मिनट में
5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से दिया है टी बराबर में 20 मिनट, इसको घंटा में बदलेंगे तो हो जाएगा 20 बट्टे में 60, यानी कि यहाँ से दिया है टाइम 1/3 घंटा। ठीक है, और दूरी कितना दिया है कि डिस्टेंस वह दिया है 5 किलोमीटर। ऐसे चाल ज्ञात कर लेंगे कि 4 बराबर होता है दूरी बट्टा में समय, यानी कि 5 बट्टे में 1/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ से जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, लेकिन इसकी चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो इसकी चाल कितना हो जाती है, इसकी चाल जो हो जाती है वो हो जाती है 12, क्योंकि दूसरे स्थिति में इसका चाल हो जा रहा है 12 और डिस्टेंस को तय करना है इसी 5 किलोमीटर को। ठीक है, इसके द्वारा लिया गया समय पूछा, कैसे टी निकाल देंगे, टी बराबर में होता है डी/v, यानी कि ये हो जाएगा 5/12, ये 5/12 घंटा हो गया। इसको मत लेंगे मिनट में तो 60 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 12 × 5 = 60, 25 मिनट इसको समय लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 154 बट्टा में 0.154 बराबर में 15.4 बट्टा में x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 154 बट्टा में 0.154 बराबर में ये 15.4 और बटे में दिया है x, दशमलव हटाएंगे जैसे 10 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुना करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो 154 से 154 ये कैंसिल आउट हो गया, इच्छा दृष्टि गुना होगा, यहाँ से ये गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 × 10 × 1000 बराबर में तो बच जाएगा 154। जैसे अगर x का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 154 बट्टा में ये 1 पर 4 ठो 0, यहाँ से कितना देगा इसका मान, इसका जो मान जाएगा वो 0.0154, क्योंकि यहाँ से जितना 0 हटाएंगे उतना अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि ए और बी के चाल का अनुपात, ए और बी के चालों का जो अनुपात दिया है वह दिया है 4:5। ठीक है, जैसे समय का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, समय का जो अनुपात हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5:4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा अनुपात में 1 हो जाएगा। इनमें प्रश्न में जो अंतर दिया है वो दिया है 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, यानी कि 20 मिनट दिया है। यहाँ से हो जाएगा ए के लिए समय जो 20×5 = 100 मिनट, और बी के लिए समय कितना हो जाएगा 20×4 = 80। तो ए का समय पूछा है तो ए का समय हो जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट का कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस का 40 मिनट। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट। तो 40 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 40/60, इनकी 20 दूनी 40 और 20 3 60, 3 एल से, तो 3 और 2 5/3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो, यानी 3 पे की जाती हो, तो एक वर्ष में तिमाही कितना बार आएगा, ये आएगा 4 बार में। ठीक है, क्योंकि 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, इनकी 4 बार आएगा तिमाही एक साल में। जैसे कितना दिया है 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर, यहाँ से कितना रेट दिया है, रेट जो दिया है वो दिया 16%। ये ईयरली है, इसको तिमाही में बदलेंगे, ऐसे करना पड़ेगा रेट को 4 भागा में, क्योंकि एक साल में आता है तिमाही 4 बार, इसलिए 4 यहाँ से भागा हो जाएगा तो 4%। ठीक है, तिमाही के लिए पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा CI बराबर में वह कितना मूलधन है, वो है 12,000 रुपये धनराशि है, गुने में रेट कितना है 4%, और तिमाही कितना है 1 तिमाही, यानी कि 1, और बॉटम में हो जाएगा 100, एक करेगा डबल कैंसिल आउट, और ये बढ़ चुक 48, यानी कि 480 रुपये इसका हो जाएगा ब्याज। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है और AD बट्टा में DB बराबर में 3/5 है। यदि AC बराबर में 5.8 है तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है त्रिभुज ABC,
ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें कि दिया है ये डी हो गया, इनकी डी समानांतर बी सी के है। और यहाँ से दिया ए डी बटा में डी बी, इनकी ए डी और बटा में डी बी बराबर में दिया है 3/5। ए डी ये दिया है लंबाई 3 और ये दिया डी बी 5, और ए सी की लंबाई जो दिया है वो दिया है 5.8। इनकी ये वाला जो पूरा लंबाई दिया है वो दिया है 5.8। हमसे पूछा गया ए की लंबाई, यानी कि ए वाला पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज में अगर डी समानांतर बी सी हो गया तो ये होता है ए बी, बटा में होता है ए डी और बराबर को होता है ए सी और बटा में होता है ए ई। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा, ए डी है 3 और बी डी है 5, ये पूरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और 3 8, इनकी ए बी हो जाएगा 8 और ए डी कितना हो जाएगा, ए है 3 बराबर में ए सी दिया है 5.8 और ए कितना है, ए निकालना कि बट्टे में हो जाएगा ए। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना, ये हो जाएगा 8 ए बराबर में 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 5 15 2 17 17.4। ए बराबर हम लिख सकते हैं 17.4 और बटे में हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 1 यानी कि 14, ये हो जाएगा 8 एकम 8 6 यानी कि 8 7 56, यानी कि लगभग इसका हो जाएगा 2.1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना कर रहा है राजेश, राजेश कर रहा है एक कार्य को 4 दिनों में, यानी कि आर फॉर राजेश। यह कर रहा है एक कार्य को 4 दिनों में, और फिर कौन सा है, एक तो है महेश कर रहा है इसी कार्य को वो 3 दिनों में। यहाँ से इनकी क्षमता निकाल देंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, यह कार्य यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो राजेश की क्षमता आ जाएगा 3 और महेश की क्षमता आ जाएगा 4, की कार्य की क्षमता का अनुपात आ गया वो अगर 3:4 राजेश और महेश का। और राशि का भुगतान कितना करें, ये करें 350 रुपया। तो जो राशि का बंटवारा होता है वो होता है उनके कार्य के क्षमता के अनुपात के अनुसार, न कि उनके दिन के अनुसार। तो ऐसा हो जाएगा कार्य की क्षमता का अनुपात यानी कि 3:4। इसी 7 का जो मान दिया है वह दिया है 350 रुपये, यानी कि 350 रुपये को बांटना है 3:4 के अनुपात में। तो ऐसा हो जाएगा अनुपात में जो 7 बराबर में 350, ये हो जाएगा 50, 7 5 35। ठीक है, तो राजेश का हिस्सा आ जाएगा 15 यानी कि 150 और इसका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 200 रुपया। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो राजेश का कितना हिस्सा हुआ है 150 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2/3, 4/9 और 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो भिन्न का एचसीएफ कितना होता है, भिन्न का एचसीएफ होता है अंश का एचसीएफ बटा में हर का एलसीएम। तो यहाँ से दिया है 2/3, फिर दिया है 4/9, उसके बाद दिया है 8/15 और उसके बाद दिया है 10/21। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे एचसीएफ, इसका ज्ञात करना है। यहाँ से हो जाएगा अंश का एचसीएफ और बटे में हो जाएगा हर का एलसीएम। ठीक है, तो अंश का अगर एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इसका एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 9 15 और 21 का एलसीएम, ये हो जाएगा 3 9 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कम 3 3 का 9 3 5 15 और 3 7 21, 3 का 9 9 5 45 और 45 7 315 कि बट्टे में हो जाएगा 315। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 1/4 प्लस का 1/4 गुने 5 प्लस का 1/4 गुने 5 गुने 6 का मान ज्ञात कीजिए दशमलव स्थानों तक। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 1/4, तो 1/4 हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अगर भाग देंगे तो 0 दशमलव 4 दूनी 8 2 4 5 0.25 और यहाँ से 1/4 गुने 5 यानी कि 4 गुने 5 यानी कि 1/20, इसको लिख सकते हैं 0.05। ठीक है, और फिर है 1/4 गुने 5 गुने 6, तो होगा 4 5 20 20 6 के 20 यानी कि 120, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों कितना
यहाँ से इसको भाग दे देंगे, इनकी 120 को अगर 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 1 यानी कि 0 100, फिर बैठेगा 0 तो ये हो जाएगा 1008, तो ये हो जाएगा 12/96,960, तो ये हो जाएगा 8 और 10 में से 6 जाएगा 4 यानी कि 48, फिर जाएगा 4 में बढ़ चुक 48, यहाँ से आ जाएगा 0.0084, ठीक है। और इन सभी का योग पूछा है तो योग निकाल देंगे, यहाँ से दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, इसको 2 अंक और ही बढ़ा देते हैं कि 0 0, तो ये होगा 4 अंक, यहाँ पर 2 अंक, इसको और बढ़ाएंगे तो 0 और 0 की 4 अंक तक हो गया। इसका जो कितना हो जाएगा, ये 0.2500, फिर 0.0500, फिर 0.008 और 4, इसका जो करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 8 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 और 1 3, 0.3084, इसका लगभग का मान हो जाएगा 0.31, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 16 कॉट ए बराबर में 12 है तो साइन ए प्लस कॉस ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 16 कॉट ए बराबर में 12 दिया है, ठीक है। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा कॉट ए बराबर में ये 12 बटा में ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कॉट ए बराबर में होता है, कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए बराबर में हो जाएगा 12 बटे में 16। हमसे पूछा गया है साइन ए प्लस का कॉस ए और बटे में साइन ए माइनस का कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, 16 और 12 का जो ये हो जाएगा 28, और बटे में हो जाएगा 16 और 12 का अंतर ये हो जाएगा 4, तो ये दोस्तों हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 के पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 प्लस 3 के पावर 63 प्लस 3 के पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 3 के पावर 61 प्लस का 3 के पावर 62 प्लस का 3 के पावर 63 प्लस का 3 के पावर 64, यहाँ तक दिया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लेते हैं 3 के पावर 61 कॉमन, ये हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर 61 जब कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर 1, क्योंकि 3 के पावर 62 लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 1 इंटू का 3 के पावर 61, ठीक है। तो 3 के पावर 61 जब जाएगा तो यहाँ से बचेगा 3 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 3 के पावर 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3 के पावर 2 और यहाँ पर बच जाएगा 3 के पावर 3। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 3 के पावर 61 इंटू का ये 1 प्लस का 3 के 1 इनकी 3 और 3 के स्क्वायर 9 प्लस के 3 के क्यूब इनकी 27, ये दोस्तों हो जाएगा 9 3 12 12 और 1 13 13 और 7 20 20 और 20 40, इनके आंसर आ जाएगा 3 के पावर 61 इंटू के 40, ठीक है। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1 इंटू के 3 के पावर 60 और इंटू हो जाएगा 40, ठीक है। 3 के पावर 1 यानी कि 3, तो 3 गुने 40 यानी कि 120 इंटू का हो जाएगा 3 के पावर 60, यानी ये जो दोस्तों संख्या कट जाएगा वो कट जाएगा 30 लाइन के। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए लगभग में। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि महेश का जो स्टॉक है वो है 400, ठीक है। यहाँ से बाइक का जो स्टॉक है कुल वो है 400, ठीक है, जिसमें कि वह 3/4 हिस्सा को इनके 400 का 3/4 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 300, यानी कि 300 को बेच रहा है कितना हम दोस्तों, वह बेच रहा है 20% के लाभ पर, यानी कि 120 बट्टा में 100 पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 12 36 यानी कि 360 हो जाएगा। ये पहला एसपी उसका, ठीक है। दूसरा का क्या बोल रहा है, दूसरा का बेच रहा है शेष स्टॉक को, यानी कि जब 300 को बेच दे रहा है कितना बचेगा शेष उसके पास शेष बचेगा 400 में से 300 जाएगा, यानी कि 100 को बचेगा। 100 को बेच दे रहा है कितने % के लाभ पर, वो बेच रहे हैं 15% के लाभ पर, 115 बट्टा में 100, तो ये जगह डबल जिससे कैंसिल आउट, क्योंकि उसके लिए SP2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 115, ठीक है। अगर टोटल अगर इसका देखते हैं विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य वो हो जाएगा टोटल SP वो हो जाएगा 360 प्लस का 115 इनकी हो जाएगा 475, ठीक है। कोई वस्तु खरीद रहा है 400 में और बेच रहा है
₹75 में, उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है ₹75 का, और किससे, इनकी 400 से, और गुने में हो जाएगा 100, तो डबल से कैंसिल आउट, और ये दोस्तों हो जाएगा 4 एकम 4, 3 इनके 35, ये हो जाएगा 8 चौक के 32, फिर जाएगा 3 यानी कि 7 चौक 28, 2 और ये 4 5 20 इनके 18.75, यानी कि लगभग इसका मान हो जाएगा 19% का इसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि x r sin a इंटू कॉस सी और y बराबर में r sin a sin c और z बराबर में r cos a है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x बराबर में r sin a और इंटू का दिया है cos c, और y बराबर कितना दिया है, यह दिया है r sin a इंटू का दिया है sin c, और जेड बराबर कितना दिया है, यह दिया है r cos a। तो दोस्तों यहाँ से पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए इंटू का हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, और फिर करते हैं वाई स्क्वायर, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और इंटू का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, और जेड स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर सी प्लस का हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू का साइन स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन और यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन, यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर सी। ठीक है, और यहाँ से ये बच जाएगा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इनकी साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, यहाँ से मान हो गया 1, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। जैसे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1, तो फाइनली हमारा बच जाएगा केवल आर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करे जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है। तो दोस्तों मान लीजिए वो संख्या जो है वो है x है, यानी कि 5:6 में से 5 - x और बट्टा में 6 - x में से घटाया जाता है, इसका अनुपात जो हो जा रहा है वो 17/22 से कम हो जा रहा है। यहाँ से तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, तो 22 × 5 = 110 माइनस का ये 22x और ये हो जाएगा बराबर का 17 छके, ये हो जाएगा दिलोता से 102 माइनस का ये 17x, यहाँ से 102 के इधर लेकर आएंगे और 22x को इधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 110 माइनस का 102 यानी कि 8 बराबर में हो जाएगा माइनस का 17x और ये हो जाएगा प्लस का 22x, ये हो जाएगा 8 बराबर में 22 में 17 यानी कि 5x, x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/5। तो ये दोस्तों हो जाएगा 5 × 5 3 5 6 के 1.6। तो दोस्तों 1.6 आ गया x का मान। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में 4 3 5 2, यानी कि ये लगभग का हो जाएगा 2 का, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है वो केवल 2 है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम जो है वो 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए वो संख्या जो है वो है 12, इनकी संख्या वो है 12। तो क्या बोल रहा है, यदि संख्या के 2/3 में 70 घटाया जाता है, जैसे 12x मान लेंगे, तो 12x में से इसके आगे 2/3 घटाएंगे 70 में, तो जो संख्या प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है वो 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के, इनके 30 और प्लस का इस संख्या के
एक चौथाई के योग के बराबर प्राप्त होता है। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 3 चौके 12, इनके 4 दूनी 8x माइनस 70 बराबर में हो जाएगा 30 प्लस का ये 4 तिहाई 12 यानी कि 30x। यहाँ से 3x इधर कर जाएंगे और 70 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 3x बराबर में 30 प्लस का ये हो जाएगा 70। यहाँ से हमारा आ जाएगा 8x माइनस 3x यानी 5x बराबर में 30 और 70 100। एक्स का मान जो आ गया वो आ गया 20। ठीक है, संख्या कितना माने, संख्या माने है 12x, तो यहाँ से संख्या कितना हो जाएगा 12 इंटू का 20 यानी कि 240 जो है वो संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे ज्ञात कर लेंगे उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है वह है 352 और बटे में हो जाएगा टोटल छात्रों की संख्या यानी कि 370 इंटू का हो जाएगा 100। तो ये दोस्तों कर जाएगा एक दूसरे की जो कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा 352 के 3520 बट्टा में 37। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 37 अलावा 333 यानी कि ये 9 बार में, यहाँ से बच जाएगा 352 माइनस 333 से करते हैं, ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9 और ये 4 में से 3 जाएगा 1 यानी कि 190। ठीक, और ये दोस्तों जाएगा 5 बार में यानी कि 7 पचे 35 के 5 हासिल, 3 पचे 15 और 3 18 यानी कि 150। यहाँ से आ जाएगा 95% लगभग का मान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि दो संख्याओं का योग यानी कि a और प्लस b का जो मान दिया है वो दिया है 17 और इनके वर्गों का जो यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का जो मान दिया है वो दिया है 145। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं तो 145 यानी कि है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 और इसके जो वर्गों का योग आ जाएगा 145। यहाँ से अगर हम करते हैं 9 और 8 ये हो जाएगा 9 9 81 प्लस 8 8 64, 81 को 4 1 5 और 8 6 14। ठीक है, यानी 145 की वो संख्या जो है वो 9 और 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। तो दोस्तों मान को जो धनराशि है 100, ठीक है, तो 100 से 50% अधिक करने पर यानी कि उसका मान कितना हो जा रहा है, उसका मान जो हो जा रहा है वो 100 से 50 अधिक यानी कि 150। ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही बराबर में होता है मूलधन यानी कि 150 माइनस का 100 ये हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा 50 रुपये। इस 50 रुपये को करने के लिए तो कितना समय लगेगा, ऐसा हो जाएगा ऐसे बराबर पी आर टी बट्टा में 100 यानी कि 50 बराबर में पी यानी कि 100 इंटू का आर दिया 6% और टी याद करना है और बट्टे में हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 25 दूनी 50 यानी कि टी बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 बट्टा में 3 यानी कि 8 सहित 1 बट्टा में 3 वर्ष में यह जो धनराशि है वो 100 से 150 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से चित्र में है, यहाँ से ये दिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और ये नदी है ये बी सी और इसी की चौड़ाई पूछा है, ये वाला मान पूछा है और इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से ब्रिज की लंबाई कितना दिया है, पुल की लंबाई वो दिया है 150 मीटर। यहाँ से वाला जो दूरी दिया है वो दिया है 150 मीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला होता है 1 और इसके जस्ट ये वाला जो कोण होता है वो होता है √2। √2 का मान दिया है 150, ऐसे √2 बराबर में 150 एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 बट्टा में √2। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 √2 बाटा में हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, एक का मान आ गया 75 √2। तो नदी की चौड़ाई पूछा है तो ये हो जाएगा नदी की चौड़ाई एक का मान यानी कि यहाँ से हो जाएगा
और 76√2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से जो घन की भुजा हो जाएगा, घन की भुजा इनकी 21 सेंटीमीटर दिया है, वही हो जाएगा इस गोले का, वही हो जाएगा इस गोले का व्यास। गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2। ठीक है, जैसे गोले का क्या पूछा है, आयतन पूछा है, जैसे गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। गोले का आयतन बराबर में होता है 4/3 इंटू का पाई आर क्यू। जैसे 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू का आर क्यू, आर कितना 21/2 है। ऐसे हो जाएगा 21/2 इंटू का 21/2 इंटू का 21/2। तो ये 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट, और ये 11 दूनी 22 और ये 17 21। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 21 का स्क्वायर यानी 441 इंटू का ये हो जाएगा 11। यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 के 11 के 1 हासिल 1, 11 44 और 1 45 के 5 हासिल 4, 11 44 44 और 4 48 यानी कि 4851 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है धातु के एक घनाभ के भुजाएं 50 × 40 × 32 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि जो घनाभ का आयतन होगा वही घन का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, एल बी एच, यानी कि एल × बी इंटू एच, और बराबर में घन का आयतन ये होता है भुजा क्यू यानी कि ए क्यू। तो एल बी एच का कितना मान दिया है, वह दिया है 50 इंटू का 40 इंटू का दिया है 32। ठीक है, बराबर में हो जाएगा ए क्यू, तो हो जाएगा 50 और गुने 40 यानी कि हो जाएगा 2000 × 32 यानी कि 64,000, बराबर में हो जाएगा ए क्यू। तो ए क्यू है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि ए का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40, क्योंकि 4 का क्यू होता है 64 और 10 का क्यू होता है 1000, इसलिए ए का मान जो आ गया वो आ गया 40। तो यहाँ से पूछा क्या है, पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 गुने भुजा 6a²। 6 हो जाएगा, ए का मान 40 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6 गुने 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। यहाँ से हो जाएगा 16 छके 96 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 3 बचता है, और जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा। तो संख्या दोस्तों कौन सी है जो 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 दे दे। तो संख्या जो है वह केवल 8, क्योंकि 8 को अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो हमको 3 शेषफल देगा। ठीक है, तो आप बोल रहा है कि अगर इस संख्या के 8 का स्क्वायर किया जाता है और तब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 5 से अगर विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 12 × 5 = 60, शेषफल जो देगा वह देगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए लगभग में। तो दोस्तों मान लेते कि वो संख्या जो है वह है 12, क्योंकि जो संख्या है वह है 12। ठीक है, 12 में इसको गुना करना था कितना से, 4/3 से, क्योंकि 12 को गुना करना था 4/3 से, तो ये हो जाता 3 × 12 यानी कि 16। लेकिन ये 4/3 से गुना नहीं करता है, यह जो करता है 3/4 से गुना कर देता है, क्योंकि 12 को 3/4 से गुना कर देता है तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, इनकी हो जा रहा है 9। यदि वो करता 4/3 से तो आता 16, लेकिन कर दे रहा है 3/4 से तो उसका आ जा रहा है 9। कितने का त्रुटि कर रहा है, वो जो त्रुटि कर रहा है 16 से 9 यानी कि 7 का त्रुटि कर रहा है। और किससे त्रुटि कर रहा है, वो 16 से त्रुटि कर रहा है, कि बॉटम में हो जाएगा 16 इंटू का 100, ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 16 और ये 25 × 100। यहाँ से दोस्तों 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 14 और 3 17 की 175/4। इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16 1 15 यानी 4 × 3 = 12, 3 7 × 28 2 4 5 1 20 43.75, यानी कि इसका लगभग में जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 44%। इनके लगभग में इसका मान हो जाएगा 44%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ से दिया कि वो छोटी से छोटी संख्या, कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। यहाँ से निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि 12, 16, 24 और 32 का एलसीएम 12, 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, ये जगह 4 से, ये 4 12, 4 को 16, 6 को 24 और 4 8 32, फिर जगह 4 से ये हो जाएगा 3, 4 एकम 4, 6 और ये 4 दूनी 8, फिर जगह ये दोस्तों 3 से ये हो जाएगा 3 एकम 3, 1, 3 दूनी 6 और ये 2, फिर जगह 2 से ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1, यानी कि हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 को 16, 16 3 48, 48 दूनी 96, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 96। यानी कि संख्या जो है 12, 16, 24 और 32 पूर्णतः 96 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर में 0 और 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर में 0 संपाती रेखाएं को निरूपित करती है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब रेखा संपाती होती है, तो a1 बट्टा में a2 बराबर में होता है b1 बट्टा में b2 और बराबर में होता है c1 बट्टा में c2। a1 जो क्या है, a1 जो है वो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, वो है 2, ठीक है। और a2 ये भी हो जाएगा 6 बराबर में b1 ये हो जाएगा 3 और b2 कितना है, यह है k, ठीक है। और बराबर में ये हो जाएगा c1 यानी कि 11 और बट्टे में हो जाएगा c2 33। यहाँ से दोस्तों हम करते हैं, अगर 2 बट्टा में 6 बराबर में 3 बट्टा में k, क्योंकि हमको k का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 36 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से k का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपया है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा? उसको भुगतान करना पड़ेगा 5% कम। यहाँ से कितना है, यहाँ से जो मान है अंकित मूल्य, बाइक का अंकित मूल्य जो है MP वो है 75,200। दर्शन के लिए कितना पड़ जाएगा, दर्शन के लिए जो मूल्य पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा 75,200 का 95%, क्योंकि 5% का छूट दे रहा है। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा दर्शन के लिए करें मूल्य वो हो जाएगा 71,440 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि दोस्तों वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 720 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए? यहाँ से अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में है 3, यानी कि 720 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 70 1 216। ये दोस्तों 216 जो होता है वो 6 का क्यों होता है, लेकिन 2160 किसी का वर्ग नहीं होता है, इनके वर्गमूल नहीं होता है। अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी को, यहाँ पर है 4, कि 720 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 288, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता है या वर्गमूल नहीं होता है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं 5 को, 720 इंटू का अगर 5 करते हैं तो हो जाएगा 0, 5 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, यानी कि 36 जो होता है वो 60 का स्क्वायर होता है, इनका वो जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया x का मान वो दिया 5 6 7 8 9, x का जो मान दिया है वो दिया 5 6 7 8 और 9, और f का मान कितना दिया है, f का जो मान दिया है वो दिया है 4 8 14 11 और 3 दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर वो होता है इन दोनों के गुणनफलों का योग, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x इंटू एफ का योग, ठीक है, और बटा में हो जाएगा f का योग, यानी कि इस संख्याओं का योग, यानी कि f का योग, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x इंटू एफ, यानी कि 5 के 20 और ये 8 छक 48 और ये 14 7 98 और ये 11 8 88 और ये 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस का 48 प्लस का 98 प्लस का 88 और प्लस का 27 और बट्टे में ये हो जाएगा पूरे का वो हो जाएगा
8 4 12, 12 और 14 26, 26 और 1 27, 27 से 10 37, 37 से 3 40, इनकी बट्टे में हो जाएगा 40। यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 7 15, 15 8 23, 23 8 31, 31 के 1 हासिल 3, 3 2 5, 5 8 13, 13 और 9 22, 22 4 26, 26 और 2 28, 281 बट्टे में हो जाएगा 4 40। ठीक है, यहाँ से 10 हटाएंगे, इनकी 0 हटाएंगे तो यहाँ से बढ़ जाएगा दशमलव, क्योंकि 28.1 बट्टा में आ जाएगा 4। यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, पॉइंट यहाँ से 1 बैठा, यहाँ से देंगे 0, यहाँ से हो जाएगा 10, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 4 5 6, 7.025। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न संख्या 31 लेकर 34 तक। नीचे दी गई तालिका में 6 सत्रों में से प्रत्येक में छात्रों ए बी सी डी और ई द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। जैसे दिया है स्टूडेंट ए बी सी डी और सेमेस्टर दिया है 6, जिसमें कि 31 नंबर सवाल में बोल रहा है कि इनमें से किस छात्र के फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम है। तो निकाल देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का औसत, ऐसा हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एवरेज हो जाएगा वह हो जाएगा सभी परिणामों का जो बट्टा में टोटल परिणामों की संख्या, यहाँ से कितना है 74 है, क्योंकि 74 प्लस का 55 प्लस का 40 प्लस का 59 प्लस का 66 और बट्टे में हो जाएगा कितना है, यह है 5, इनके बट्टे में हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 6 9 15, 15 5 20, 20 से 4 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 और 7 29, 294 बट्टे में हो जाएगा 5। ये जो दोस्तों हो जाएगा 5 25, 4 5 8 40, 4 5 8 40, 58.8%। तो देखते हैं यहाँ से किस स्टूडेंट का यहाँ से नजदीक का है। यहाँ से अगर ए में देखते हैं, ए का है 74, बी का है 55, सी का है 40 और डी का है 59, यानी कि डी का जो है वो 58.8, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 59%, यानी कि ऑप्शन डी का जो है वो निकटतम है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ये हो गया हमारा 31 नंबर। 32 का देखते हैं, 32 में क्या बोल रहा है। 32 में जो बोल रहा है 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर कितना है। तो 6 सत्रों के लिए 6 सत्रों में ये यहाँ से एक का अगर देखते हैं तो एक का है 74 79 73 78 72 और 86। इसका अगर जोग करेंगे यहाँ से हमारा जाएगा जोग 462 और टोटल कितना सेमेस्टर है 6 है, यानी हो जाएगा 7 6 42, 4 7 6 77% आ गया ए का एवरेज। ठीक है, और यहीं अगर ई का एवरेज देखते हैं, ई का एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 76 71 81 89 और 92। तो इसका दोस्तों योग हो जाएगा 475 और बट्टे में कितना सेमेस्टर है 6 है। तो इसका योग आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 7 6 42, इनकी 5, इनके 9 6 के 54, इनके लगभग का हो जाएगा इसका 79%। तो इसका अंतर पूछा तो अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2% का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ये तो गया 32 का। और 33 का देखते हैं, तो 33 में क्या बोल रहा है कि किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है। यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से 5वें सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में 74 55 40 59 और 66 है, दूसरा में 79 51 43 59 और 76 है, तीसरा में इतना। 5वां में देखते हैं तो यहाँ पर सभी का मान अधिकतम 72 72 60 59 और 89 है, जो कि किसी में भी नहीं है इतना मान सबसे ज़्यादा। इनकी ये जो सुधार किया है वो हो जाएगा 5 सेमेस्टर, इनकी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, और 34 का देखते हैं, तो 34 में क्या है, 34 में जो है वह 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा है। यहाँ से ए का अगर देखते हैं, ए का कितना है, ए का है लास्ट में 86 और पहले है 74, इनके 86 माइनस का अगर हम 74 करते हैं तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 8 में 7 जाएगा 1, यानी कि 12 का। ठीक है, और यहीं बी का अगर देखते हैं तो बी का कितना है, बी का जो है वह 69 फिर है 55, यानी 69 में से अगर 55 घटाते हैं तो हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 14 का। ठीक है, और सी का यहीं देखते हैं तो सी का कितना है, सी का जो है वह है 66
और 66 में से अगर हम घटाते हैं 40 को तो इसमें हो जा रहा है 26 का, ठीक है। और यहीं अगर डी का देखते हैं तो डी का कितना है, डी का 57 माइनस का 59 इनके माइनस किसका 2 है। और ई का अगर देखते हैं तो ई का कितना है, ई का है 92 और ये है 66, यानी कि हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6 और ये 8 में से 6 जाएगा 2 यानी कि 26। यानी कि कहीं ना कहीं ई और सी में हमको कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि इसी में दोनों को ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि 26 आ रहा है। तो अगर सी का देखते हैं सी में जो वो 40 ले 66 हो रहा है और अगर हम ई में देखते हैं तो ये 66 से 92 हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा सी का जो है वो है सबसे अधिक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया, तो कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, ठीक है। टोटल छात्रों का समूह जो है वह है 60, ठीक है। 60 छात्रों में से 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया। ये हो जाएगा 60 का अगर 65% निकालेंगे तो 60 का 65%, ये दोस्तों हो जाएगा एक दो से कैंसिल आउट, यहाँ से जो 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 36 36 से 3 39 390 बट्टा में हो जाएगा 10, तो एक दो से कैंसिल आउट, यानी कि 39 जो है वो है पुरुष यानी कि मेल है, ठीक है। फिर आ गए कि 30% अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया। 60 का अगर 30% निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल कैंसिल आउट यानी कि 18 जो है वो है वोमेन यानी कि महिला है। तो कितना शेष बच गया, अब जो बच जाएगा 8 9 17 के साथ हासिल 1 3 और 4 और 1 5 यानी कि 57 को पुरुष और महिला तो उल्लेखित कर दिया है, कितना नहीं किया वो किया है 60 माइनस का 57, यानी कि 3 जो ऐसे व्यक्ति हैं वो अपने लिंग का उल्लेखित नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।